आज की इस वीडियो में नवंबर 2024 अटेम्प्ट का जो सीए फाइनल का पेपर 6 है आईबीएस इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन, उसमें जो एएफएम का पोर्शन है उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। इवन सजेस्टेड सॉल्यूशन भी मैं आपके सामने ही यहाँ पे सॉल्व करूँगा। अब तक मैंने आईबीएस को एज ए रेजिडुअल फिगर समझ के चला था कि अच्छा चलो ठीक है, बच्चे को सारा पढ़ा हुआ है तो स्टूडेंट खुद वो मैनेज कर सकते हैं। मैंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जो इस बार का जो पेपर जिस तरीके से सेट किया है इंस्टीट्यूट ने, मुझे लगता है आने वाले टाइम के लिए स्टूडेंट के लिए एक परेशानी बन सकता है ये पेपर। क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो होते हैं अलग अलग ग्रुप में एग्जामिनेशन देते हैं, ग्रुप 1 पहले ग्रुप 2 बाद में, या कुछ ग्रुप 2 पहले ग्रुप 1 बाद में। अब इस केस में तो क्या होगा, जिस स्टूडेंट ने अगर ग्रुप 1 पहले से अगर पास कर लिया, 2 साल 3 साल का गैप हो गया, तो उसके लिए तो ये पेपर जो है वो इस तरीके का बन जाएगा कि शायद एक सरदर्दी ना हो जाए, या कभी ये पेपर की वजह से ही स्टूडेंट पास कर पाए, क्वालिफाई कर पाए, इस तरीके का सिचुएशन बन सकता है। अब उसके लिए इंस्टीट्यूट को सोचना चाहिए कि अगर आप दोनों ग्रुप को इंडिविजुअली अलाउ कर रहे हो तो फिर आप एएफएम, एफआर और ऑडिटिंग की जो आपका पोर्शन है उसी तरीके से रखना चाहिए। नहीं तो फिर या तो सीधा बोल दो बच्चे आप सीए नहीं बनना चाह रहे हो, नहीं बनो। क्योंकि मैं इस पे ज़्यादा मैं अपना क्या कमेंट करूँ, ठीक है, आने वाले टाइम बताएंगे। लेकिन नवंबर 2024 रियली पेनफुल सिचुएशन रहा स्टूडेंट के लिए। मैंने भी पेपर देखा तो मुझे लगा, तो वैसे ये पेपर जो है किसी एक टीचर कवर नहीं कर सकता है, तो मेरा भी ये दायित्व बनता है कि अपने पोर्शन पे मैं आपको डिस्कशन कर दूं। तो मैं नवंबर का जो ये सजेस्टेड आंसर भी एफएम पोर्शन का दूंगा। मैं अगर आपको कवरेज की बात करूं तो जो कवरेज है एफआर का इस पेपर में 22 मार्क्स का रहा, जो एएफएम है उसको 16 मार्क्स से कवर किया है, ऑडिटिंग जो है वो 14 मार्क्स से कवर किया है। तो देखा जाए तो ये हो गया आपका 52 मार्क्स तो आपको यहाँ से कवर कर रहा है, और 50 मार्क्स जो है डीटी और आईडीटी को कवर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको 100 मार्क्स का पेपर इस तरीके से बन जाता है। और लॉ ऑडिट जो आपका जो सेल्फ पेस मॉड्यूल है वहाँ से भी क्वेश्चन डाला गया है। अब आने वाले टाइम पे क्या होगा वो इंस्टीट्यूट डिसाइड करेंगे। हाँ जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखो जिस तरीके के 7 पेज का जो इसमें क्वेश्चंस दिया गया है, केस स्टडी दिया गया है, मैं आपको क्लास में भी हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन, चाहे आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही क्यों ना हो एएफएम का, उसको भी स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा जाता है। आप सबसे पहला पढ़ा जाता है रिक्वायरमेंट, देन उसके बाद कंटेंट पे आना चाहिए। तो आपको इसको इस केस स्टडी को भी सबसे पहले, जैसे आपको 15 मिनट्स का जो टाइम मिलते हैं उसके अंदर आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि जो आपका क्वेश्चन है उसको पढ़ के और आपको मार्क कर लेना चाहिए कि किस किस एरिया से वो बनता है आपका। इसमें देखोगे तो क्वेश्चन को जो है फ्रेमिंग किया गया 25 मार्क्स ईच के बेसिस पे। 10 मार्क्स का आपका एमसीक्यू डाला है, 5 एमसीक्यू 2 मार्क्स ईच, और आपका जो है बाकी 15 मार्क्स का जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डाला है। तो what is the amount of provision to be recognized in books of account as at 31st March 2024 in respect of lawsuit filed against VCM Limited? एएफएम का तो पोर्शन नहीं है, सिर्फ सिंपल सी बात है, एफआर का है। तो अगर आप यही चीज़ आप अगर एग्जाम में भी अगर अपीयर हो रहे होते तो उस टाइम आपको सिंपली क्या करना था, सामने एफआर मार्क कर लेना था। अगर आपको चैप्टर याद है तो चैप्टर भी लिख लिया करते, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते, मैं सिर्फ एएफएम पोर्शन पर डिस्कशन करूंगा। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? अगेन it belongs to FR. Which of the following options correctly state the date of issue in invoice in case of goods sent on sale or return basis? Again ये आईडीटी को आपको कवर करता है, हमारे एफएम पोर्शन नहीं, हम डिस्कशन नहीं कर रहे। Which of the following statement are incorrect in relation to the consequences of suspension of certificate of registration as per the provision of SCRA 2010? अगेन ये आपको लॉ को कवर करता है, हमारे एएफएम को कवर नहीं करता है। और फिफ्थ पे आ जाए तो व्हाट इज द इनकम फ्रॉम द सोर्स ऑफ मिस्टर करणवीर फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25? अगेन ये एएफएम को कवर नहीं करता है, ये खास करके आपका डीटी का है। यानी कि इसमें देखा जाए तो पहला केस स्टडी जो है, उस पहले केस स्टडी में मुझे एएफएम का कोई भी पोर्शन नज़र नहीं आया, एमसीक्यू में नहीं है, डिस्क्रिप्टिव में भी नहीं होगा। ऑडिट रिपोर्ट में क्या है आपका, करणवीर का असेसमेंट ईयर 24-25 का क्या है कहने की कोशिश कर रहा है। 8 में आपका देखो सीजीएसटी, आईजीएसटी, अगेन ये जीएसटी यानी कि आईडीटी के पोर्शन को कवर करता है। यानी कि पहला केस स्टडी में हमारा एएफएम का कोई भी पोर्शन नहीं है, ठीक है। तो केस स्टडी पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं, रिक्वायरमेंट से ही पता चल जाता है।
अब अगर केस स्टडी 2 में चले तो अगेन हमें ऊपर से स्टार्टिंग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इवन आप एग्ज़ाम में भी सॉल्व करें तो पहले आप क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद क्या करो, उसके रिक्वायरमेंट के जाके आप फिर उसके केस स्टडी में जाके उसका इन्फॉर्मेशन ढूंढिए कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट है। 2.1 कह रहे हैं हाउ इनकम ऑफ विजय फ्रॉम डे ट्रेड इन शेयर्स एंड कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रेड इज लायबल टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। है तो आपका डेरिवेटिव पोर्शन, लेकिन वो जो डीटी में कवर किया हुआ है वहाँ से अगेन एएफएम का पोर्शन नहीं है। ठीक है, अब इसमें अगेन वो ईसीबी की बात कर रहे हैं, ये आपका लॉ से रिलेटेड है। पढ़ लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट इन रिलेशन टू ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, whether the issue raised by Rovin on interim financials submitted were valid and required changes in such interim report। ये अगेन ऑडिट को कवर करता है। इफ रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड इज 20%, यानी कि पोर्टफोलियो का रिटर्न अगर 20% है, हाउ मच फीस पेएबल बाय जीईएल टू सीए किरण, यानी कि कितना फी पेएबल है। अब ये पोर्टफोलियो की रिटर्न की बात कर रहा है, फी कितना पेएबल है सीए को, इसकी बात कर रहा है। ये आपका एएफएम से रिलेटेड है। और आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड में एलएक्स सीए एलएक्स वाले क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, उसी के इंफॉर्मेशन से उठाया गया है। बोलोगे वो कैसे पता, अभी चलते हैं ऊपर पढ़ के देखते हैं क्या कहना चाह रहे। तो चलिए ढूंढते हैं अब ये सीए किरण और जो जीईएल है उसको कितना फी पेएबल होगा, तो ढूंढते हैं। अब चलते हैं आगे हम लोग केस में। ठीक है जी, केस हमारा यहाँ से शुरू होता है। ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जीईएल, जो कि एक चेन्नई का कंपनी है, एस्टैब्लिश्ड प्लेयर इन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग पावर स्टोरेज इक्विपमेंट। पावर स्टोरेज इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करता है। इसमें मुझे कोई एमबीए क्वालिफाइड ये कहानी दे रहा है, उसकी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है म्यूचुअल फंड का। प्रोडक्ट ऑफ जीईएल वुड प्रोवाइड इन न्यूमरस, ये देखिए 10 मंथ, या अगेन वो कुछ हमारे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, यानी कि कोई पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। इसमें भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। बोरोइंग वगैरह की बात करना है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की। ठीक है, इसमें कुछ प्रोसीड्स फ्रॉम इशू विल बी यूज फॉर रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ द लोन, जो आपने ईसीबी लिया था उसको कुछ रीपेमेंट की बात कर रहा है। अभी तक मुझे पोर्टफोलियो की कहीं कोई कहानी नहीं मिला है। ठीक है, प्रोडक्ट सेट वर्किंग कॉन्टिन्यूसली इंप्रूविंग द प्रोडक्ट की बात करें, हाउएवर एग्जिस्टेंस कॉम्पिटेंट प्रोडक्ट, अगेन यहाँ पे नहीं मिल रहा है मुझे। नंबर ऑफ यूनिट्स, कहीं ये पोर्टफोलियो की बात तो नहीं है। ओरिजिनल स्टैंडर्ड रिवाइज, कहीं ना कहीं वो जो आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यूज होता है, हो सकता है उसके लिए यूज किया गया हो। अगेन अब देखिए, इसमें कॉस्टिंग डिपार्टमेंट की बात हो रही है, अगेन यहाँ पे मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑलवेज हैड पैशन इन स्टॉक मार्केट ऑपरेशन, यहाँ से कुछ मिल रहा है मुझे। ही थॉट दैट close study of stock market provided enough and more idea to improve his overall business acumen and participate microeconomic variables. Further, the rising level of stock market made him like fear of missing out FOMO in market क्विक मनी, यानी कि इसको कुछ फोमो क्रिएट हो रहा है स्टॉक मार्केट में। ही कुड नॉट कर्व हिज फोमो एंड did the following transaction of share and commodity during the financial year 2023-24 in recognized stock exchange। I think वो डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन का जो कुछ टैक्स कॉम्प्लिकेशन था ना, उसके लिए कहीं ये यूज किया गया होगा। आफ्टर गेटिंग सम एक्सपीरियंस इन स्टॉक मार्केट एंड कॉमोडिटी मार्केट, विजय फॉर्म्ड अ व्यू दैट professional only could handle the investment and there is no point of burning the hard earned money through unprofessional techniques। लॉस करने के बाद इनको पता चल गया कि नहीं, ये काम हमसे तो नहीं हो सकता है। Accordingly, he discussed the same with Rishi and proposed that a portfolio may be created of the profit earned by GEL from supplies made to KSEB, and Kiran, who is an expert in handling such portfolio, should be appointed for managing it। ध्यान से रखना, यहाँ पे एक पॉइंट जो मुझे नजर आ रहा है, इसने कुछ जो प्रॉफिट अर्न किया है, प्रॉफिट अर्नड बाय जेल फ्रॉम सप्लाईज मेड टू केईबी, उससे उसने एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ते। हु इज एन एक्सपर्ट इन हैंडलिंग सच पोर्टफोलियो शुड बी अपॉइंटेड फॉर मैनेजिंग इट, यानी कि ये सीए किरण को क्या कर रहा है, ये अपॉइंट कर रहा है। और यही चीज वहां पे भी बता रहा था कि सीए किरण को कितना फी पे करेंगे। ये देखो, सीए किरण को कितना फी पे करना है, तो कहीं ना कहीं उसके मैनेजमेंट के लिए कुछ फी पे चार्ज कर रहा होगा, वही चीज आपको बताना है। अब ये कह रहे हुई सॉरी, in terms of his remuneration will be that CA Kiran is eligible for 0.2% of the portfolio as fee। याद रखना
0.20% ऑफ किसका, पोर्टफोलियो का। पोर्टफोलियो कितना मैनेज हो रहा है, वो बोल रहा है कि जितना का हमने प्रॉफिट किया था केएसईबी के सप्लाई से, उस सप्लाई के अमाउंट से हमने पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो ये अमाउंट आपको कहीं ना कहीं ऊपर से अब आपको ढूंढने पड़ेंगे। एक काम करो, केएसईबी, आप केएसईबी वाले पोर्शन में ढूंढता हो कहाँ कहाँ केएसईबी लिखा हुआ है, बहुत सारे जगह है। ठीक है, उसके ऊपर भी होगा केएसईबी 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 केएसईबी, अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं मिला केएसईबी, यानी कि यही इसी पॉइंट में आपको मिलेगा ये। ठीक है जी, पढ़ते देखते क्या करें। On the efficiency was established by costing department of GEL, company started filling its quotation with the various government department to supply SAT at a price par with the competitors something 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 after getting the required approval। मुझे प्रॉफिट का अमाउंट मिलेगा ना, अमाउंट को देख लेता हूँ ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि GEL फॉर सप्लाई ऑफ 20 लाख यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट विथ टोटल सप्लाई वैल्यू ऑफ 20 करोड़। GEL सप्लाइज द प्रोडक्ट एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द परचेज ऑर्डर एंड दैट टू बिफोर द deadline। KSEB withheld 2 crore which is payable after 12 months and paid the balance after deduction of TDS under the income tax act। ये सब इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन सब में आपका यूज हो जाएगा। GEL earned net profit of 2 crore from this supply। बस ये लाइन हमारे लिए काम का था, यानी कि इसने कितने का पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया बताइएगा, 2 करोड़ का। तो हम कह सकते 200 लाख का इसको 0.2% का फी देना पड़ेगा। आपको याद होगा CALX वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे थे। ठीक है जी, चलिए अब आगे देखते हैं। अब कह रहे ऑल्सो ही इज एलिजिबल फॉर अ फी इंसेंटिव एट 1% विच इज लिंक्ड टू ग्रॉस रिटर्न इन एक्सेस ऑफ पोर्टफोलियो मैक्सिमम वैल्यू सिंस इट इंसेप्शन। याद है, अंडरलाइन भी किया होगा आप लोग के बुक में ये चीज। बट अब यहाँ दिक्कत ये आती है कि जिसने 2 साल पहले पढ़ लिया होगा वो तो ये क्वेश्चन भी नहीं देखा होगा, और ऊपर से उनको ये याद भी नहीं होगा वो कैसे मैनेज किया होगा। मेरे इमेजिनेशन के बाहर है, जिसने 2 साल पहले AFM पास किया होगा वो इस चीज़ों को कैसे कवर करेगा। हाँ, बेसिक नॉलेज से वो कवर कर लेता, वो अलग चीज़ है कि सिंस इंसेप्शन से जितना भी प्रॉफिट मैक्सिमम वैल्यू जितना वो अचीव कर चुका है उसके ऊपर अगर जाएंगे तो 1% इंसेंटिव दिया जाएगा। कह रहे कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो रीच्ड 2.20 करोड़ इन लास्ट 6 मंथ, यानी कि पिछले 6 महीने में ये वैल्यू अचीव कर चुका है, यानी कि 220 लाख का वैल्यू अचीव कर चुका है। इसके ऊपर जितना भी जाएगा उस पे इंसेंटिव दिया जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि देखिए 20% का रिटर्न दिया जा रहा है उस पोर्टफोलियो से। इसका मतलब आपने जो 200 लाख लगाया है तो उसका वैल्यू कितना होगा बताइएगा। इसका वैल्यू अगर देखा जाए तो 200 प्लस 20%, ये वैल्यू आपका 240 लाख बनता है। तो देखो 240 लाख का आपका वैल्यू पहुंच चुका है इस मिस्टर किरण, CA किरण की वजह से। लेकिन 220 से ऊपर जितना वैल्यू जाएगा उस पे इंसेंटिव दिया जाएगा। तो इंसेंटिव कितने पे मिलेंगे, तो आपका 220 तो पहले से अचीव हो चुका है, तो 20 लाख का जो वैल्यू बना इसका 1% इंसेंटिव दिया जाएगा। तो 1% ऑफ 20 लाख अगर देखा जाए तो 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 1% तो 0.20 लाख बनता है, और इसमें भी बनेगा आई थिंक 200 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो ये आपका परसेंट बनेगा आपका 0.40, यानी कि 200 मल्टीप्लाई बाय 0.2% 0.40 बनता है। ठीक है, आगे पढ़ते क्वेश्चन में क्या कह रहे कि कितना आपको फी पे करना था। तो यही 2 फी हो गए ना आपके लिए, एक हो गया 20,000 का इंसेंटिव और 20,000 का आपका जो है वो कमीशन। ठीक है जी, रेमुनरेशन देना है, तो टोटल 60,000 हो जाता है। तो मेरे हिसाब से जिसके आंसर बनते हैं वो 60,000 बनता है। ठीक है जी, तो इसमें अब कुछ दिखाना, जो प्रेजेंटेशन करना है वो मैंने यहीं पे कर दिया है, तो वो चीज़ आप अगर लिखने की तो कोई मतलब ही नहीं था, आप सिर्फ टिक कर देते तो काम हो जाता। चलिए, तो ये हो गया हाउ मच द अमाउंट वुड हैव बीन डिडक्टेड बाय KSB एज TDS अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। वही जो TDS की बात वहाँ पे कर रहे थे ना, वो TDS यहाँ पे आ गए हैं। विल यू क्लासिफाई द इन्वेंट्री एंड द ट्रेड रिसीवेबल एज करेंट असेट्स। अगेन ये FR की बात बन जाता है। डू यू थिंक द ट्रांजेक्शन बिटवीन GEL एंड मार्क लिमिटेड अट्रैक्ट एंड GST IDT की बात हो जाता है। इसमें कह रही रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पार्ट बाय कैलकुलेट वेरिएंस। मैंने बोला था नहीं आपको, स्टैंडर्ड और ये जो दे रहा है ना आपका
एक बार क्वेश्चन में मिल रहा था ना, ओरिजिनल वैल्यू और स्टैंडर्ड क्या है और रिवाइज क्या है, इसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ जाता है। तो आई थिंक वही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि वेरिएंस निकाल के दीजिए, तो ये कॉस्टिंग वाले पोर्शन आपका बन जाता है 2.8 का। यानी कि केस स्टडी 2 में ओनली 2 मार्क्स का एएफएम कवर्ड था हमारा। चलिए अब चलते हैं केस स्टडी 3 में। केस स्टडी 3 में अगेन रिक्वायरमेंट पे जाएंगे। आप लोग भी ऐसे ही कुछ पढ़ने की आदत डालिए, रिक्वायरमेंट पे डायरेक्टली पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर 3.1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अगेन 5 क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स इसका। हाउ मेनी जीडीआर हैव टू बी इशूड बाय मैक्सिमो लिमिटेड टू फंड इट्स एक्सपेंशन ऑफ ऑपरेशंस बाय इंस्टॉलिंग अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट ऑस्ट्रेलिया। यानी कि जीडीआर कितना इशू करेंगे। जीडीआर एडीआर तो हम पढ़ते हैं, तो शायद जीडीआर एडीआर का कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये मुझे अभी तक एएफएम की पोर्शन नजर आता है। चलिए देखते हैं। देखो क्वेश्चंस में जो आपका केस स्टडी 3-4 पेज का होगा, उसमें हर एक इन्फॉर्मेशन को एक जगह अरेंज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ मिल जाएगा आपको जीडीआर वाले इन्फॉर्मेशन। कुछ जीडीआर वाले इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल रहा है। चलिए रीड करके देखते हैं। मैक्सिमो लिमिटेड वाज इंटरेस्टेड इन एक्सपैंडिंग इट्स ऑपरेशन आउटसाइड इंडिया in pursuit of the same plan to install a manufacturing facility at Australia. सिंपल सी कहानी के एक्सपेंशन कर रहे, where the Indian diaspora had numerous interest in the product is a technique of manufacturing technology. बस कहानी है। For the purpose of this requires a net fund, ये काम किए, requires a net fund of 20 million ऑस्ट्रेलियन डॉलर। यानी कि जो चाहिए उसको ऑस्ट्रेलियन डॉलर चाहिए, कितना आपको, AUD 20 मिलियन, यानी कि 200 लाख। इंडियन तो लाख लिखते हैं ना, ठीक है, इसलिए 200 लाख। इन ऑर्डर टू फंड दिस प्रोजेक्ट इट proposes to issue GDR by issuing, अगेन ये GDR वाले एग्जैक्टली सब कुछ, सिर्फ अमाउंट अलग होगा। मेरे हिसाब से अमाउंट भी उसका सेम ही है। आपने सिक्योरिटी वैल्यूएशन और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों जगह पे ये चीज़ आपको कवर किया हुआ है। लेकिन वही बात है, कवर तो किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे कितना याद रख पाते हैं, खास करके उनके लिए जो पहले पढ़ लिया हो। मैं तो बार बार जो तो रिसेंट में पढ़ के गया, दोनों ग्रुप दे रहे, उसके लिए तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। बाकी फिर भी मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आप लोग जिस तरीके से पढ़ते कोई और पेपर हो, मतलब कोई और मटेरियल से स्टडी करते हो, लेकिन एग्जामिनेशन में जाते टाइम कोई और मटेरियल आप उठा के लेके जाते हो, मुझे लगता है वो आपके लिए बहुत बेकार चीज़ है। क्योंकि आपका कितना भी इंडेक्स बना हुआ रहे, अगर मान लीजिए आपके पास 200 पेज का बुक्स है, तो कितना भी इंडेक्स भी अगर आपको 50 पेज आ जाते हैं, तो 50 पेज में इंडेक्स में ही ढूंढने में आपको टाइम लग जाएगा। लेकिन जो चीज़ आपका खुद का पढ़ा हुआ है, अगर आज आपने अभी दोनों ग्रुप में अपीयर हो रहे, तो एएफएम आपका पढ़ा हुआ था, तो एएफएम आपके बुक में ये क्वेश्चन कहाँ है वो आपको वहीं पे पता होता, आप इमीडिएट ढूंढ सकते थे 1 मिनट के अंदर। लेकिन जो चीज़ नहीं पढ़ा हुआ, उसके बाद उसमें अगर इंडेक्स होगा भी ना, तब भी आपको 5 मिनट्स लग सकता है ढूंढने के लिए। और मुझे नहीं पता इसमें ढूंढना क्या था, पहले तो क्वेश्चन देखते, ये तो आपको याद ही होता अगर आप पढ़े होते तो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वापस आइए। The entire GDR issue would be purchased by non-resident in Australia. The expense and flotation cost would be 5%. ये हमारे काम का है कि इसका जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो आपका कितना है बताइए। फ्लोटेशन कॉस्ट जो हमारा 5% ऑफ द ग्रॉस प्रोसीड्स। फर्दर फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गिवन। द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर एट द टाइम ऑफ इशूअर GDR इज 300 और 2 शेयर्स अंडरलाई ईच GDR। यानी कि इसका मतलब 1 GDR का अगर आप वैल्यू देखोगे तो 2 शेयर का 600 हो जाएगा। ठीक है, एंड सेल बी प्राइस एट 10% डिस्काउंट पे। तो इसका जो मार्केट में प्राइस चल रहा होगा 600 माइनस 10%, ये आपका 540 का हो गया। एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट ये आपका 60 का दे रहा है, तो इसको अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 540 डिवाइडेड बाय 60 आपका वैल्यू आ जाता है 9 AUD 9 आ जाएगा। डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू पेड 3%, इतना, यानी कि ये KE निकालने के लिए आपका काम आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ GDR। अब कॉस्ट के लिए कहीं पे इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो देख लेंगे। यहाँ तो हमें जो पूछा गया है नंबर ऑफ GDR पूछा गया है, तो नंबर ऑफ GDR कितना होगा। तो आप मुझे बताइए, इतने रुपये का, ये तो आपका मार्केट में इतने का वैल्यू हो गया, इशू कॉस्ट है, यानी कि नेट प्रोसीड चाहिए। ये आपको नेट में इतना अमाउंट चाहिए था। ठीक है, और नेट अगर आप निकालोगे तो 9 रुपीज़ पे, अगर आप 9 ADR ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे अगर इशू करोगे तो 5% फ्लोटेशन कॉस्ट के बाद 9 माइनस 5% आपका जो नेट प्रोसीड्स बनता है इस केस में, ये बनेगा आपका 8.55 का। तो एक GDR से इतना रिसीव होगा और इतना आपको रिसीव करना है, तो आपको कितना नंबर ऑफ GDR इशू करने पड़ेंगे। तो मैं अगर नंबर ऑफ GDR अगर इशू करूँ तो 200 डिवाइडेड बाई 8.55, ये अगर चेक करूँ तो 23.39181 लाख जो है ना, इतना नंबर ऑफ GDR इश्यू करना पड़ेगा। 23 लाख
39,000, 23,39,000, ये जिनका भी आंसर शीट है इन्होंने करेक्ट इसने लगा रखा है, तो ये इसका आंसर बनता है। आगे पढ़ते देखते हैं और भी कुछ है क्या। अब कह रहे एज्यूमिंग मैक्सिमम लिमिट इशूड GDR in accordance with the scheme notified by the central government and was acquired by non-resident in Australian in foreign currency, what is the rate of tax at which maximum limit must be deducted। अगेन अब टैक्स की पोर्शन उस GDR पे बात कर रहा है, ठीक है। एक कंप्लीट सॉल्यूशन ऐसे समझ के चलो। पेपर को देख के तो मुझे एक ही चीज लगता है कि एक दो चीज पढ़ के नहीं, आपके ओवरऑल जब तक नॉलेज अगर एक दूसरे को मिक्स नहीं कर पाओगे तब तक ये पेपर डिफिकल्ट ही होने वाला है। कहाँ GDR पढ़े, कहाँ GDR का आपको टैक्स के साथ क्या कर दिया, लिंक कर दिया। हाउ मच द बिजनेस लॉस एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन विल बी ब्रॉट फॉर एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। अगेन ये DT का पोर्शन है, हमारे लिए नहीं काम का है। हाउ मच इज द कस्टम ड्यूटी पेएबल, IDT का पोर्शन आ गया। क्वांटिटी ऑफ पेनल्टी लेविड बाय मैक्सिमो, अगेन वही बात करें, GST की बात हो रही, ये हमारे AFM की पोर्शन नहीं है। सजेस्ट द प्रिस्क्राइब्ड करेक्शन रिक्वायर्ड बाय AND AS, अगेन ये हमारा AFM का पोर्शन नहीं है। बेस्ड ऑन द अवेलेबल प्रोडक्ट स्टडी इवैल्यूएट वेदर द, अगेन ये कॉस्टिंग का पोर्शन है। हाई क्वालिटी मैनेज की TPM अप्रोच की बात करें, कॉस्टिंग में आपने पढ़ा होगा आपने। स्टेट वेदर द पिटीशन अंडर इतना कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा, यानी कि अगेन इसमें हमारा कितना मार्क्स कवर था बताइए, ओनली 2 मार्क्स, ठीक है जी। GDR आपको AFM का इधर 2 और उधर 2, यानी कि आपका कितना मार्क्स हो गए, 4 मार्क्स, 2 केस स्टडी में, ठीक है जी। अब चलते हैं केस स्टडी 4 में क्या कहता है। अच्छा 3 केस स्टडी, एक में तो कुछ था ही नहीं, एक में आपका 2 मार्क्स, एक में आपका 2 मार्क्स, इस तरीके से कवर करता है। अब केस स्टडी 4 पे अगर हम लोग आ जाए, फिर से ऊपर से पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है, सीधा पहुंचते हम लोग MCQ में। MCQ पे आ गए हम लोग। ये देखिए, एट व्हाट अमाउंट सॉफ्टवेयर परचेज्ड फॉर POS शुड बी कैपिटलाइज्ड इनिशियली यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंसर्न इंड एस, अगेन FR वाले पोर्शन, ठीक है जी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि डिडक्शन ऑफ फुल अमाउंट इंटरेस्ट पेड टू मेलोडी लिमिटेड विलिंग ITR अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अगेन ये IDT का पोर्शन आ गया। व्हाट स्ट्रेटेजी वुड बी फॉलोड बाय WMPEL मैनेजमेंट टू इंश्योर दैट प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी इज प्रॉफिटेबल। अब ये प्रपोज यानी कि ये कहीं ना कहीं आपको सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट की कुछ स्ट्रैटेजी बोल रहा है, तो ये अभी अपेरेंटली AFM के नज़र आ रहा है। WMPL मैनेजमेंट, चलो देखते हैं क्या ये सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट की बात करें, एक बार पढ़ लीजिए। लॉन्ग इन डेट एंड शॉर्ट इन इक्विटी, इस तरीके का कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है। चलिए रीड करते देखते कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है क्या। वेलकम इंडस्ट्री, सिक्योरिटी की कहीं पे कोई बात नहीं किया। UK, सेंट्रल अमेरिका, है ना। ऑपरेटिंग रिटेल चेन स्टोर इन इंडिया, इन्फॉर्मेशन दे रहे। लीगल फी की बात कर रहा है, यहाँ पे तो कोई सिक्योरिटीज की बात नहीं किया है। लोएस्ट प्राइस रिटेल रीजन ऑपरेशन डेवलप बिजनेस कंटिन्यू ग्रो, नहीं, यहाँ पे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। MPL ओपन 25 स्टोर थ्रू आउट इंडिया, अगेन इसमें कोई सिक्योरिटी की बात नहीं हो रहा है। डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू स्टोर, अगेन कोई सिक्योरिटी की बात नहीं हो रहा है। इंटायर बिजनेस पुणे में, क्या ये सारे इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, किसी और पार्ट से वो लिंक होगा। अकाउंट डिपार्टमेंट ड्राफ्टेड लेटर स्टेटिंग क्रेडिट ऑफ इतना करोड़ बेस्ड ऑन द करंट ट्रांसफर टू द पुणे रजिस्ट्रेशन, अगेन इसमें हमारे कोई बात नहीं हो रहा है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स प्रॉफिटेबिलिटी WMPL is looking to buy security of XYZ Limited which is near bankruptcy, ध्यान से रखना नियर bankruptcy पे है कौन सी कंपनी, XYZ Limited, उसका सिक्योरिटी खरीद रहे हो। When the proposal came up for discussion in the meeting of board of director, they unanimously decided to seek professional consultancy on investment in each securities. The appointed consultant did agree that such transactions can be profitable provided the strategy of investment followed involves the proper allocation of amount to be invested between the debt and equity। यानी कि इसको बेस बना के, यानी कि हम कह सकते हैं सिंपली ये जो नियर बैंकरप्सी की बात कर रहा है उसको बेस बना के सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी बताने हैं। ये आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जो डिस्ट्रेस्ड कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है उसमें इस चीज़ों को आपको डील किया गया स्टडी मैट के अंदर, कि अगर कोई कंपनी नियर बैंकरप्सी है यानी कि ये अब क्या होने वाला है, लिक्विडेट होने वाला है, तो उस केस में हमारा जो स्ट्रैटेजी होता है कि हम लॉन्ग करते हैं डेट में और शॉर्ट करते हैं इक्विटी में। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके स्टडी मैट में ही लिखा हुआ है, आप जाके एक बार चेक भी कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो
इसका रीजन भी है, इसका रीजन ये है कि अगर कोई नियर बैंकरप्सी है तो दो चीज होता है देखो, या तो ये बिल्कुल ही इसकी सिचुएशन और बेकार हो जाएगा, या कुछ सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट एक्शन लेके इसको क्या करेंगे, रिफॉर्म करा देंगे, या किसी को टेक ओवर करके ये कंपनी जो है वो अच्छा बन जाएगा। दो सिचुएशन यहाँ पे पैदा होता है, ठीक है जी। तो अब ये दोनों सिचुएशन में मानना ये है इंस्टीट्यूट का कि ये जो है ना लॉन्ग पोजीशन इन डेट और शॉर्ट पोजीशन इन इक्विटी, इससे हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये इसका मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका आंसर बनता है। एक बार मैं आपको अगर आपको दिखा दूं, ये देखिएगा, ये स्टडी मैट का स्क्रीनशॉट है, ये मैंने यहाँ सामने ही रख दिया आपको। ये देखिए, ये डिस्ट्रेस कंपनी 16.3 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में दिखिएगा, कहते हैं कि इट इज परचेजिंग, यानी कि डिस्ट्रेस सिक्योरिटी का मतलब है कोई अगर नियर बैंकरप्सी है, ठीक है जी, तो उस चीजों को परचेज करना, ये हम लोग डिस्ट्रेस सिक्योरिटी बोला जाता है। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, हाउ प्रॉफिट कैन बी अर्न फ्रॉम डिस्ट्रेस सिक्योरिटीज? इट कैन बी बाय टेकिंग लॉन्ग पोजीशन इन डेट एंड शॉर्ट पोजीशन इन इक्विटी। ये खुद ही बोल रहा है कि लॉन्ग करेंगे डेट में और शॉर्ट करेंगे इक्विटी में। तो ये वाला पॉइंट जो है आपका यहाँ से जो है ये क्लियर हो जाता है। अब इस पे और आगे शायद डिस्क्रिप्टिव है, ये देखिए क्या कह रहा है इसमें। अब कह रही कि व्हाट विल बी योर कमेंट ऑन ड्राफ्ट लेटर अकाउंटिंग, जीएसटी की बात हो रही है। हाउ द श्रिंकेज इन इन्वेंट्रीज वुड बी रिपोर्टेड इन ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट की बात हो जा रही है। 4.6 अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो आपका 4 मार्क्स में, उसमें बोलता है कि हाउ WMPL वुड बी एबल टू अर्न प्रॉफिट बाय टेकिंग पोजीशन इन डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटी ऑफ XYZ लिमिटेड। वही जो आपका पहला पॉइंट था उसको और आपको एलाबोरेट करने को बोल रहा है कि कह रहे कि वो कैसे वो प्रॉफिट करेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे डील करके देना है कि देखो जी कैसे करेगा। दो केस बन सकता है। नाउ लेट अस सी हाउ इन्वेस्टर्स कैन अर्न प्रॉफिट, कैसे कमाएगा वो पूछ रहा है कैसे। तो ये 2 पॉइंट लिख के देना था। इस पॉइंट पे 2 मार्क्स था, इस पॉइंट पे आपको 2 मार्क्स था। इन केस द कंपनी कंडीशन इंप्रूव्स, अगर इंप्रूव हो जाता है तो कहते हैं इन्वेस्टर इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि लॉन्ग किया है डेट में तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, व्हिच शैल बी मोर देन द डिविडेंड इन द शॉर्ट पोजीशन ऑफ द इक्विटी। इक्विटी की जो शॉर्ट पोजीशन पे जो आपका डिविडेंड है उससे ज्यादा आपको क्या मिलने वाला है, वहां पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। ओके, अब दूसरा कह रहा है कि अगर मान लीजिए और डिटोरिएट होता है इसका अगर कंपनी का सिचुएशन, तो उस केस में दोनों वैल्यू ऑफ बोथ शेयर्स एंड डिवेंचर गो डाउन। तो आपने तो डिवेंचर तो खरीदा हुआ है डेट, तो उसमें लॉस होगा, लेकिन इक्विटी में इतना ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा कि उस डिवेंचर के लॉस से ज्यादा हो जाएगा। ही विल मेक गुड प्रॉफिट फ्रॉम हिज शॉर्ट पोजीशन, यानी कि उसके शॉर्ट पोजीशन से क्या हो जाएगा बताइए, फायदा हो जाएगा। तो ये आपका जो बात बनता है ये आपको बन जाता है इस वाले पॉइंट का, यानी कि ये 4 मार्क्स और ये 2 मार्क्स, यानी कि 6 मार्क्स कवरेज था आपका इस पार्ट में, केस स्टडी 4 में। अब हम केस स्टडी 5 पे पहुंचते हैं, फिर से अगेन हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे। इसमें अलग अलग इशू दे रखा है, ठीक है जी, इशू 5, 6, 7 बहुत सारे। अब आइए क्वेश्चन पे आ रहे हैं एमसीक्यू पे। वेदर द रिजेक्शन ऑफ द रिफंड ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, अब इम्पोर्ट ड्यूटी तो एएफएम में है नहीं, ये हमारे पार्ट का नहीं है। हाउ मच एक्सपेक्टेड लॉस इज लाइकली टू बी अवॉइडेड बाय आरईएल इफ इट टेक्स फॉरवर्ड कवर। अब ये फॉरवर्ड कवर तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर है। चलिए, तो ये हमारा फॉरेक्स को कवर करते हैं, ढूंढते फॉरेक्स का कहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है, यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये जो इशू 6 है, इशू 6 में तो कहीं ना कहीं आपको, मुझे तो यहाँ पे कोई फॉरवर्ड का रेट की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, इशू 5 में भी नहीं मिल रहा है। इशू 4 में उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, आइए चेक करते हैं। कंपनी हैज प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर द सीएनसी मशीन विद द एमएनसी लिमिटेड, यानी कि एक कंपनी है एक सीएनसी मशीन का ऑर्डर प्लेस किया है, एमएनसी लिमिटेड है जर्मन कंपनी, याद रखना। अब आपको पता है इस सारे चीज़ों को अगर डील करना है तो इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होगा, तो ये लिख लेना ज़्यादा बेटर है। मैं अगर बात करूँ तो मैं कितने नंबर क्वेश्चन पे हूँ, मैं हूँ अगर 5.2 पे, है ना। तो ये है आपका MCQ 5.2 की बात कर रहे हैं। ओके जी, MCQ 5.2 की बात करें। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा था, इसमें बोल रहा है कि एक कंपनी जो है, एक कंपनी है कहीं का, देखते हैं कहाँ का होगा। वो कंपनी जो है एक मशीन इंपोर्ट कर रहा है, कहाँ से, MNC लिमिटेड जर्मन का कंपनी है। ये रहा MNC लिमिटेड, वो कहाँ का है, वो है हमारा जर्मन का। ये रहा मशीन इंपोर्ट हो रहा है, मशीन CNC मशीन जो है ना, ये इंपोर्ट कर रहे हैं।
The delivery of machine is expected after 3 months from now. MNC Limited has quoted rate of euro 85,000. यानी कि ये आपको पेमेंट करना पड़ेगा 3 मंथ के टाइम पे। कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 84,000 यूरो, यानी कि यहाँ पे जो इनवॉइस अमाउंट है इतने अमाउंट का है। It is anticipated that the exchange rate will decline by 4% over the 3-month period. ओके, याद करो एक क्वेश्चन आपने ऐसा सॉल्व किया हुआ है और जिसमें मैंने आपको वहां पे इंटरप्रिटेशन भी लिखवा रखा होगा क्वेश्चन में कि अगर कभी एक्सचेंज रेट डिक्लाइन की बात किया जाता है तो एक्सचेंज रेट में 2 करेंसी होते हैं। आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सी करेंसी यहाँ पे डिक्लाइन कर रहा है। दोनों करेंसी तो डिक्लाइन हो नहीं सकता है क्योंकि एक्सचेंज रेट डिक्लाइन कर रहा है, करेंसी की बात नहीं किया। तो अब ये आपको फाइंड करना है कि 4% रुपी डिक्लाइन कर रहा है या 4% यूरो डिक्लाइन कर रहा है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द यूरो पेमेंट आफ्टर 3 मंथ, यानी कि यूरो का पेमेंट कर रहा है आफ्टर 3 मंथ। परफेक्ट। तो आपको पता है जो करेंसी हम पेमेंट कर रहे हैं वो करेंसी अगर अप्रिशिएट कर जाए, याद करो जो करेंसी दे रहे हैं वो अप्रिशिएट कर जाए तो लॉस, जो करेंसी आ रहा है वो डाउन हो जाए तो लॉस। ठीक है, जो करेंसी अगर पेमेंट कर रहे अगर वो डेप्रिसिएट कर जाए तो फायदा। तो हमें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द एन पेमेंट, तो सर यूरो पेमेंट, तो उस केस में क्या होगा, यूरो इंक्रीज होने से यहाँ पे क्या होने वाला है बताइए, लॉस होने वाला है आपको। इसका मतलब, लेकिन यहाँ पे तो डिक्लाइन की बात कर रहा है, ये कह रहे कि 4% डिक्लाइन करेगा एक्सचेंज रेट। इसका मतलब यूरो अगर एप्रिसिएट होगा तो लॉस होगा। तो मैं आपको बता दूं रूपी डेप्रिसिएट होगा देन लॉस होगा। तो यहाँ पे जो 4% डिक्लाइन जो बोल रहा है वो किस करेंसी का बोल रहा है, ये बोल रहा है रूपी करेंसी का। ओके, होप यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, अब कह रही कि फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज डिसाइडेड टू हेज द रिस्क इन्वॉल्व इन द फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑप्शन टू हेज द ट्रांजेक्शन रिस्क, इधर फॉरवर्ड कवर और मनी मार्केट हेज। ओके, द रेलिवेंट स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट आर समथिंग, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से पेयर ऑफ करेंसी दिया है, लेकिन आपको स्ट्रेंथ देखना है। तो स्ट्रेंथ अगर आप देखोगे तो रेट जो बनेगा आपको यूरो 1 इक्वल टू रूपी 90.15 और ये हो जाएगा 90.50। ओके, और 3 मंथ का जो फॉरवर्ड रेट बनेगा यूरो 1 इक्वल टू रूपी 92.20 92.60। ठीक है जी, 92.20 92.60। द बोरोइंग रेट इन इंडिया एंड जर्मन दोनों का दे दिया एंड डिपॉजिट रेट दोनों का आपको दे दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बताइए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ फॉरवर्ड कवर करेंगे तो कितना एक्सपेक्टेड लॉस को अवॉइड करेंगे, यानी कि हेजिंग का अमाउंट पूछ रहा है। अगर फॉरवर्ड कवर नहीं करते तो क्या होता, अगर फॉरवर्ड कवर नहीं करते तो क्या होता, तो वो जो करेंसी डेप्रिसिएट हुआ वो रेट अप्लाई होता, और फॉरवर्ड कवर करते तो क्या होता, तो इसमें से जो भी रेट है अप्लाई होता। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे आपको यूरो का रेट दिया गया है, यूरो 1 इक्वल टू रूपी समथिंग दिया गया है। ठीक है, और यूरो करेंसी ही आपको पेमेंट करना है, जो करेंसी पेमेंट करना है वो खरीदोगे। तो अगर आप खरीदोगे तो मुझे बताइए कौन सी रेट अगर आपका अप्लाई होगा, खरीदे कस्टमर खरीदता है आस्क रेट पे, यूरो पेमेंट कर रहे हो और यूरो ही खरीद रहे हो, आस्क रेट यहाँ पे अप्लाई होगा तो 92.60। तो अगर मैं फॉरवर्ड कवर करता, अगर मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करता, चलो मैं यहाँ पे रेट भी लिख ही देता हूँ। ठीक है, ये रेट आ जाएगा 92.20, ये है 92, ये फॉरवर्ड रेट हो रहा है आपका 92.20 और इधर आ रहा है आपका 92.60। ठीक है जी, 92.60। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर करता तो कितना आउटफ्लो होता, उस केस में जो आपके आउटफ्लो बनते वो बनते आपका 85,000 मल्टीप्लाई बाय 92.6। ठीक है जी, ये है 7871,000। ठीक है जी, इतना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से जाता। लेकिन अगर फॉरवर्ड नहीं करते तो क्या होता, तो उस केस में एक्सपेक्टेड रेट अप्लाई होता, और एक्सपेक्टेड रेट क्या बोला गया है, 4% से डिक्लाइन करेगा, लेकिन 4% से तो कौन डिक्लाइन करेगा, रूपी, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है, जो एक्यूरेट 100% एक्यूरेट जो बनता है, आपको मैंने क्या बताया था, रूपी अगर डिक्लाइन करता है तो यूरो आपको इंक्रीज होना चाहिए। तो उस केस में आपको क्या करना है, जो आपका जो स्पॉट रेट है यूरो 1 इक्वल टू, ठीक है, यूरो 1 इक्वल टू कितना है 90.15 90.15 और एक है आपका 90.50 90.50। कायदे से क्या होता है, जब रूपी 4% से डिक्लाइन करेगा तो उस
केस में यूरो की जो क्वांटिटी है ना उसको 96% से आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, मैंने आपको पास्ट में एक वीडियो भी बना रखा है, पिछले अटेम्प्ट में मैंने ये आपको स्पेसिफिकली इस चीज़ों के लिए मैंने वीडियो बना के दिया था कि रिसेंट में इंस्टीट्यूट की जो ट्रेंड है वो ये अज्यूम करके चलता है कि एक करेंसी जितना परसेंट से डिक्लाइन कर रहा है दूसरा करेंसी उतने ही परसेंट से अप्रिसिएट करता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो 4% अप्रिसिएट कर रहा है, ये आईसीएआई का अजम्पशन है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट अजम्पशन है, ये एक्यूरेट नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट अजम्पशन है। क्योंकि आपको पता है एक करेंसी अप्रिसिएट होता है, दूसरे करेंसी डिप्रिसिएट करता है, लेकिन दोनों का परसेंटेज एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। लेकिन अप्रॉक्सीमेट अजम्पशन आईसीआई पिछले कुछ अटेम्प्ट से बार बार लिए जा रहा है, ठीक है। तो मेरे मुताबिक ये वाले को आपको इंस्टीट्यूट ने शायद नहीं लिया होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, एक तो ये वाले जो है ये 100% एक्यूरेट कैलकुलेशन होगा अगर इस तरीके से आप जाते हो तो। चलो मैं 1 मिनट के लिए करके देखूं तो यूरो 1 इक्वल टू हमारा अच्छा आस्क रेट ही अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि खरीदना है आपको पेमेंट करने के लिए, तो ये रेट को तो आप हटा ही दो। तो अब मैं कह सकता हूं कि जो हमारे केस में क्या बना 90.50 डिवाइडेड बाय 0.96, तो ये बनेगा आपका 90.50 डिवाइडेड बाय 0.96, ये 94.2708 का रेट बनना चाहिए, लेकिन 2 डिजिट में ले रखा है तो हम भी 2 ही डिजिट ले लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारा 27 बन जाएगा। तो अब मुझे बताइए इसमें जो इक्विवेलेंट अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा। इक्विवेलेंट अमाउंट जो बनेगा इतना, यानी कि जो आपका 85,000 था मल्टीप्लाई बाय 94.27, ये बनता है आपका 80,12950। यानी कि ये अमाउंट जाता अगर कुछ नहीं करते तो, लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से ये जा रहा है तो डिवाइडेड बाय 7871000, तो 1,41,000 कुछ बन रहा है 950, 141,950, ठीक है। 141,950 कहीं पे भी नहीं है, मैंने बोला ना आईसीआई वो अपने हिसाब से अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करा रखा है। यानी कि ये जो है एक्यूरेट कैलकुलेशन होने के बावजूद भी इंस्टीट्यूट ने इस चीज़ों को प्रीफर नहीं किया, और मैं उस चीज़ों को मैंने पहले भी इंडिकेट करा दिया हूँ। आज अगर आके आप ये बोलोगे कि नहीं सर हम तो ऐसे ही करें, हमें नहीं मिला, हमने तो यही वैल्यू मिलाया था, लेकिन आंसर ना मैच करने से कुछ और कर दिए, तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया। इस चीज़ में मैंने स्पेसिफिकली एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, बोलो कि हमने मिस कर दिया वो वीडियो, तो आपकी गलती। हमने यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो डाला है, हम यहाँ डांस करने तो आता नहीं है। आपको ही पता है कि मैं यूट्यूब पे जितनी वीडियो बनाया सिर्फ आपके फायदे के लिए, सिर्फ काम की बनाता हूँ, ना मुझे फेक एडवर्टीजमेंट करना आता है, ना मुझे कुछ इस तरीके से। जो भी चीज़ है तो आपने क्यों नहीं देखा वो आपके लिए है ना, ठीक है। लॉ में पढ़ते ही हो, क्या बोलो कि नहीं हमने मिस कर दिया तो आपके जिम्मेदार हो, ठीक है। और ये आईसीआई का जम्पशन चल रहा है अप्रॉक्सीमेट, बार बार अभी रिसेंट पास्ट में हर क्वेश्चन में यही कर रहा है, ठीक है जी। तो आपको क्या करना था बताइए, अगर 4% से अप्रिसिएट होता है तो रेट आपका ये जाना चाहिए था, जो स्पॉट रेट है सीधा इसमें 4% से ऐड करके आपको आंसर निकालना चाहिए था यूरो 1 इक्वल टू 90.50। अब अगर यूरो 4% अप्रिसिएट करते तो ये आपका 4% अप्रिसिएट हो जाएगा, तो 90.5 प्लस 4%, 94.12 का रेट आना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 85,000, तो 80,00200 का अमाउंट आएगा आपका। ये नहीं प्रीफर करना था, ये आपको प्रीफर करना था, ठीक है। ये हमारा इक्विवेलेंट अमाउंट आ जाता। तो अब मुझे बताइए हेजिंग कितने से किया आपने। हेजिंग जो हमने किया है अगर नहीं किया होता तो ये जाता, लेकिन फॉरवर्ड करने की वजह 7871000 जा रहा है, तो हम कह सकते हैं 129,200 अमाउंट जो है आपका आ रहा है। तो 129,200 जो है ये मेरे हिसाब से अभी के जो है आंसर ये आपका बनना चाहिए, ठीक है जी। चलो इस बच्चे ने भी यही किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ जीएसटी एंड रूल मेड अंडर, देखना ये जीएसटी की बात हो रहा है। अब 5.4 में अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट लॉ की बात हो रही है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी दैट इज लेफ्ट द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अगेन ये आपका इनकम टैक्स की बात हो रही है। एग्जामिन विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट लॉ की बात हो रही है। एडवाइज द कंपनी वेदर इट शुड एडॉप्ट फॉरवर्ड कवर और मनी मार्केट कवर। अब एक्चुअली बताइए फॉरवर्ड कवर करते आप तो आपका ये कंडीशन कुछ बनता, और अगर आप मनी ये बन गया आपका कौन सी कंडीशन में, ये है आपका हेजिंग नहीं करते तब की बात है, एक्सपेक्टेड था ये था एक्सपेक्टेड आउटफ्लो। मैं थोड़ा सा
प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दिया था। अब यहाँ पे दूसरा मैं लिखता हूँ मनी मार्केट हेज। मनी मार्केट हेज में क्या करते हैं बताइए? पेएबल है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट कितना करते हैं? पीबी अमाउंट, तो 85,000 जो यूरो है इसको आपको डिपॉजिट करना है। आप देखो डिपॉजिट चाहिए, यूरो का अमाउंट डिपॉजिट में चाहिए, तो क्वेश्चन में यूरो का जो डिपॉजिट रेट दे रखा था आपको, जर्मन में बोरोविंग डिपॉजिट रेट है जो आपका जर्मन का बाद वाले था 4% का, तो 4% 0.04 3 मंथ का टाइम फ्रेम है, तो आपका जो डिपॉजिट जाएगा ये जाएगा आपका 85,000 डिवाइडेड बाय 1.01, ये जाएगा 84,158.42 का आपका डिपॉजिट होगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं? स्पॉट रेट पे इक्विवेलेंट अमाउंट निकालते हैं। स्पॉट रेट में अब आपको जो है पेमेंट करना है यूरो, तो यूरो खरीदोगे तो आप खरीदते हो आस्क रेट पे, आस्क रेट वही आपका स्पॉट रेट में ये जो है 90.5 का रेट अप्लाई होगा। तो स्पॉट रेट पे जो आपका इक्विवेलेंट अमाउंट बनेगा, इक्विवेलेंट अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 84,158.42 मल्टीप्लाई बाय 90.50, ये स्पॉट रेट पे है, तो मल्टीप्लाई बाय 90.50 ये बनेगा आपका 7616336, है ना? इतना अमाउंट बन जाएंगे। लेकिन ये अमाउंट आपको क्या करना पड़ेगा? रुपी में बोरो करना पड़ेगा। तो बोरो करेंगे रुपी 71676, एक सेकेंड, ये बनेगा आपका रुपी 7616336, है ना? अगेन मैं करता हूँ 84,158.42 मल्टीप्लाई बाय 90.50, ये बन रहा है आपका 7616337 बन रहा है जी। हाँ जी, तो ये जो अमाउंट है ये आप रीपेमेंट करोगे, तो रीपेमेंट जो बनेगा आपका, रीपेमेंट एट 3 मंथ अगर हम लोग चेक करे जाए तो ये बनेगा 7616337 मल्टीप्लाई बाय, देखना रुपी का बोरोविंग रेट कितना था? बोरोविंग रेट था इंडिया का 8%, है ना? तो उस केस में जो आपका 8% आएगा तो 0.08 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो ये जो अमाउंट बनेंगे प्लस 2%, 4 महीने का 2% बनेगा 2%, तो ये अमाउंट बनेगा 776866 3.75 है, 75 कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका अमाउंट जो है ना एमएमएच का आउटफ्लो आएगा। मनी मार्केट हेज का आउटफ्लो जो आएगा आपका वो आएगा 776866 3.75, और जो आपका फॉरवर्ड कवर में कितना जा रहा था, जो फॉरवर्ड में था आपका, फॉरवर्ड के आउटफ्लो थे आपको ये वाले, आपको ना फॉरवर्ड का आउटफ्लो था। ओके जी, ठीक है, तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि ये जो है ना आपका यहाँ का आउटफ्लो बनेगा। ठीक है, तो देख लीजिए कौन बेनिफिशियल है, ये एमएमएस का आउटफ्लो है या फॉरवर्ड का आउटफ्लो है, तो कौन बेनिफिशियल रहा ये आपको यहाँ बताना है। तो एडवाइस में जो देना था उस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर कि आपका जो है ना 776787 मनी मार्केट हेज जो है यहाँ पे क्या था बताइए? बेनिफिशियल था। ठीक है, अब इस केस में मुझे नहीं पता कि बच्चे जो है वो किस तरीके से अपने इंडेक्स से इसको मैच करता, क्योंकि अमाउंट मैच करे कोई ज़रूरी है नहीं, है ना? तो ये आपका जो पोर्शन है 4 मार्क्स वाले, उसमें आपको मनी मार्केट हेज जो बेनिफिशियल है वो आपको बताने थे, और अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस मनी मार्केट हेज इज एडवांटेजियस टू फॉरवर्ड हेज, ये आपको पूछा गया। इसको दो तरीके से आंसर दे सकते हो, या तो आप रेट का जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे बोल सकते हो कि फॉरवर्ड का कॉस्ट कितना है और जो आपका इसमें मनी मार्केट हेज में जो इंटरेस्ट रेट का कॉस्ट है वो कितना है, उन दोनों को कंपेयर करो, या सीधा बोल दो कि मनी मार्केट हेज में अगर आउटफ्लो कम है तो वो बढ़िया होगा, या फॉरवर्ड कवर में अगर आउटफ्लो कम है तो वो बढ़िया होगा। ये लिख के आप 4 मार्क्स इसमें दे सकते हो, तो ये भी आपका कवर हो जाता है। इसके बाद ये ऑडिटिंग का पोर्शन है, तो इसी के साथ जो है ये कंप्लीट हो जाता है। तो होप आप लोगों की जो थोड़ा बहुत जो डाउट था, जो बार-बार पूछ रहे थे, वो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे। विश यू ऑल द बेस्ट।